हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीक्षा है। आज हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम गढ़वाल साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। यानी कि हम लोग अभी तक परमार या पनवर भी बोल सकते हैं, डायनेस्टी के बारे में हमने देखा। और जिसमें हमने अभी तक ये देखा कि कैसे उनके अलग अलग राजा थे और उन्होंने क्या अपना योगदान दिया, उनके टाइम में क्या क्या घटनाएं घटी, और उन्होंने गढ़वाल के एक कल्चर में उनका क्या योगदान रहा। तो ये सब चीजें हमने देखी, जिसमें से हमने फतेह शाह के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट उसके राजा थे। हमने अजय पाल के बारे में देखा था और हमने ये देखा था कि कनक पाल ने इस राज्य की शुरुआत करी थी। तो आज हम लोग जो गढ़वाल साम्राज्य है, इस पे आज का हमारा आखिरी वीडियो होगा, आखिरी लेक्चर होगा, जिसपे हम ये समझेंगे कि उस समय गढ़वाल साम्राज्य के टाइम में किस तरह का प्रशासन था, उस समय कैसे कौन कौन से अधिकारी थे, उनको क्या बोला जाता था, और उस समय कैसे मिनिस्टर्स होते थे, कैसे राजा जो होता था वो कैसे शासन करता था, कौन से किस तरह से उनके पैसे बनते थे, मतलब कैसे रेवेन्यू जनरेट होती थी, क्या टाइप के अलग अलग टैक्स वहाँ पे उस समय राज्य में हमें देखने को मिले, हमारी सोसाइटी कैसी थी, लोग कौन से धर्म को मानते थे, क्या जाति प्रथा थी, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम गढ़वाल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के बारे में बात करें, तो उस समय जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी, यानी कि सबसे ऊपर जो सबसे पावरफुल होता था वो होता था राजा। और उसके अंदर एक मिनिस्ट्री होती थी, जैसे आज हम देखते हैं। देखिए, आज हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सबसे हाई अगर हम देखें तो हमारे पास प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, उसके अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से पहले भी होता था कि राजा होता था, उसकी अपनी एक मिनिस्ट्री होती थी। और देखिए, अगर हम गढ़वाल साम्राज्य के बारे में जब बात करते हैं, तो गढ़वाल के टाइम में इनके जो राजा होते थे, यानी कि परमार के जो राजा थे, उनको लोग वोलंदा बद्रीनाथ भी बोलते थे। वोलंदा बद्रीनाथ का मतलब क्या हुआ, आपको सबको पता है कि बद्रीनाथ धाम है, और वहां पे जो बद्रीनाथ भगवान है उनको बहुत ज्यादा पूजा जाता है। तो इस वजह गढ़वाल साम्राज्य के जितने भी हमने राजा देखे, उनको जो लोकल वहां पे लोग होते थे, वो लोग उनको वोलंदा बद्रीनाथ भी बोलते थे। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि लोग अपने राजा को कहीं ना कहीं जो बद्रीनाथ भगवान है उनसे जोड़ के देखते थे। ठीक है, मतलब उनको ये लगता था, उनका ये मानना था कि उनके जो राजा हैं वो बद्रीनाथ भगवान के बराबर है, तो इस वजह से उनको वोलंदा बद्रीनाथ बोला जाता था। अगर हम अब देखिए राजा की उस समय की मिनिस्ट्री देखें कि कैसा सेटअप था, तो उसमें सबसे जो बड़ा हमें सबसे देखने को मिलता है। देखिए, आज हमारे पास हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास ज्यादा पावर होती है। जैसे वित्त मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, तो ये कुछ पावरफुल पोस्ट होती है। तो उसी समय उस समय भी उसी तरह से उस समय भी ऐसा होता था कि कुछ ऐसे अधिकारियां होते थे, कुछ ऐसे मिनिस्टर होते थे जो ज्यादा, जिनके पास पावर होती थी, जिनकी ज्यादा अथॉरिटी होती थी। तो उसी में ही एक सबसे फेमस था धर्म अधिकारी। अब देखिए, धर्म से आप समझ सकते हैं कि धर्म अधिकारी है, तो धर्म से ही कुछ इसका कुछ रिलेशन होगा। तो देखिए, जो धर्म अधिकारी होता था, इसको राजगुरु भी बोला जाता था। और जितने भी उस समय धर्म से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते थे, उन सब चीजों को ये करता था कौन, धर्म अधिकारी। क्योंकि देखिए, हम अपने रिलीजन को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, तो हम धर्म से तो जोड़ते हैं ना, तो उससे जो भी रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी ना, वो ये करेगा। उसके अलावा हमें एक और अधिकारी के बारे में पता चलता है, उसको उस समय बोला गया मुख्तर या फिर वजीर। वजीर आपको पता है कि हमने मुगल्स के टाइम में अगर आपने पढ़ा होगा, तो मुगल्स में भी वजीर होता था, उसी तरह से ही है। और माना जाता है कि ये जब हम पूरी मिनिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पावरफुल अगर कोई होता था तो वो वजीर होता था, और उस समय इसको मुख्यमंत्री बोलते थे। ठीक है, अब आपको देखिए सभी को ही पता है कि हमारे यहाँ पे अगर आज टाइम में देखें तो स्टेट लेवल पे, ठीक है, अगर हम राज्य के लेवल पे देखें, स्तर पे देखें, तो सबसे पावरफुल कौन होता है, मुख्यमंत्री ही तो होता है। फिर उसके अंतर्गत अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। तो इस तरह से आप वजीर को उस समय का मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक और अधिकारी पता चलता है, दफ्तरी। अब देखिए, दफ्तरी मतलब यहीं से ही वो दफ्तर शब्द कहीं ना कहीं आया है। तो उस समय का जो प्रशासन होता था, क्या चीजें मतलब कहाँ से कितना पैसा बना है राज्य का, कितनी रेवेन्यू हुई है, और कहाँ पे कितना खर्च होना है, ये सब चीजों से जो भी लिखा जोखा होता था वो दफ्तरी करता था। इसके अलावा इसका अगर हम काम और देखें, तो देखिए जो राजा होता था, वो जो भी फरमान जारी करता था, वो फरमान को राजा के बिहाफ में जो दफ्तरी होता था वो जारी करता था। आज भी अगर आप देखिए, जैसे अगर हम अपने राज्य में आज के टाइम में देखें, तो सरकार कोई भी अगर डिसीजन लेती है, ठीक है, तो उसको फाइनल अनाउंस कौन करता है। तो देखिए, अगर हम जिला लेवल पे देखें, कभी छुट्टी करानी होती है स्कूल की, ठीक है, कभी बारिश हो जाती है या कुछ भी इमरजेंसी होती है, तो छुट्टी
लगाने होते हैं, उसका अनाउंस कौन करता है? तो उसको कौन अनाउंस करता है? अभी हम देखते हैं तो डीएम करता है। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं आप जोड़ के बोल सकते हो कि उस समय के जो दफ्तरी होता था उसका काम बेसिकली वही सब होता था जो आज के टाइम में हम डीएम का देख सकते हैं। इसके अलावा उस समय देखिए दीवान होता था, दीवान का आज भी काम यही होता है कि कहाँ से कितना पैसा बना, कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ, कितना मतलब हमारा रेवेन्यू आया, कितना हमने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये सब चीजों से लिखा जोखा जो मेंटेन करता था वो दीवान करता था। इसके अलावा हमें बख्शी के बारे में पता चला है। देखिए ये शब्द सब कैसे आपको याद करने हैं इसकी मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी, बहुत आराम से अभी इस चीजों को कर लेंगे। उससे पहले हम पहले देखते हैं कि ये सब होते कौन है। अब बख्शी क्या होता था कि आर्मी है, आर्मी के लोग जो काम कर रहे हैं, जवान है, सोल्जर्स हैं, उनको पैसा देना है, तो उस सब चीजों का जो देखना होता था वो बख्शी देखता था। इसके अलावा देखिए वकील, वकील बहुत इंपॉर्टेंट होता था। और गढ़वाल के टाइम में हमने देखा कि जो वकील होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट बन गई थी। ठीक है, देखिए ये चीज हमने चंद के राजवंश में हमने नहीं देखा। ठीक है, या हमने कत्यूरीज या कार्तिकपुर में ये सिस्टम नहीं देखा। जो वकील का सिस्टम पहले भी था लेकिन इसकी जो सबसे महत्वता बढ़ी या सबसे इंपॉर्टेंस इसकी जो बढ़ी वो हमने देखा गढ़वाल साम्राज्य के अंदर। अब देखिए आपको याद कैसे करना है। अब अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भगवान बद्रीनाथ के बराबर किसी को माना जाएगा, तो अगर हम भगवान के बराबर किसी को रख रहे हैं तो वो राजा को ही तो रखेंगे या उसके मिनिस्टर को तो रखेंगे नहीं। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं बना के जोड़ के देख सकते हो कि उस समय जो गढ़वाल के जो भी राजा थे परमार के, उनको लोग जो थे वो भगवान बद्रीनाथ के बराबर मानते थे। ये तो इजी है। ठीक है, धर्म अधिकारी कैसे याद करेंगे? धर्म अधिकारी है तो धर्म से जो भी काम होगा वो धर्म अधिकारी करेगा। ये भी इजी है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, मुख्तर या वजीर भी आसान है। दफ्तरी भी आप सबको पता है, दफ्तर से मैंने आपको बताया दफ्तर का सारा काम क्या होता है ना। दीवान भी। अब देखिए बख्शी थोड़ा है कि आप कैसे याद करेंगे। बख्शी आप ऐसे कर सकते हैं कि हम किसी को बख्शीश देते हैं, क्योंकि किसी ने काम किया हम उसको बख्शीश देते हैं। तो इसी तरह से आर्मी के जो जवान होते थे उनको बख्शीश दी जाती थी, तो कौन देता था? बख्शी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक्स होती है ये बहुत हेल्प होती है याद करने में। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य होता है उसका अच्छा उसमें प्रशासन लाने में, उसका अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाने में उसका छोटा छोटा भाग कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया, मैंने आपको बताया है ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, सॉरी मैप इतना अच्छा बना नहीं है बट ठीक है। देखिए ये इंडिया है और अब क्या है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो पूरे ही भारत को तो नहीं देख सकता है ना, वही तो वो उसका पूरा उसका प्रशासन को नहीं देख सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसको अच्छे से हम अच्छे से रूल कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, तो इसके छोटे छोटे जैसे हमने भाग कर दिए कि एक स्टेट्स बना दिए। अब स्टेट में सबसे बड़ी पोस्ट हमको पता है कि मुख्यमंत्री होता है, सीएम हो गया। अब सीएम में पूरे राज्य को तो नहीं देख सकता है ना, क्योंकि हर एक एरिया की अपनी अपनी डिमांड होती है, अलग 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 उसकी 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 कुछ विशेषताएं होती हैं या उसके अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं। हर एक अगर रीजन की बात करें, हम उत्तराखंड की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो चीजें हमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में चाहिए वही सारी चीजें चमोली में भी चाहिए? हर जगह की अपनी परेशानियां हैं, उसके अंतर्गत हमें काम करना होता है। तो इसीलिए ये चीजें हम और अच्छे से कर पाए तो हमने क्या किया, हमने अपने राज्य को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया। इसको हमने बोला डिस्ट्रिक्ट बोला, फिर डिस्ट्रिक्ट को और डिवाइड किया, ऐसे करके मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसी तरह से हमने सारे ही साम्राज्य में ऐसा देखा कि हर किसी राज्य ने अपने अपने बेहतर प्रशासन के लिए या बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए अपने स्टेट को डिवाइड किया था। उसी तरह से जो गढ़वाल साम्राज्य था हमने अजय पाल के उसमें देखा था कि अजय पाल ने जब पूरे ही 52 गढ़ पे कब्जा कर लिया था तो वहां से गढ़वाल साम्राज्य की शुरुआत होती है। और फिर अपने गढ़वाल साम्राज्य को बेहतर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने पट्टी और परगना में डिवाइड किया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि उस समय स्टेट्स को, ठीक है, अपने राज्य को छोटे छोटे भाग उसके किए थे और उसको बोला परगाना। ठीक है, जैसे आज का टाइम हम राज्य बोल सकते हैं वैसे उस समय परगाना था। और हर एक परगाना को देखने के लिए, जैसे आज हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए, हर एक राज्य को देखने के लिए हमारे पास एक सीएम होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, फिर उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट को जिला को देखने के लिए हेड करने का हमारे पास एक डीएम होता है। तो उसी तरह से वहां पे भी जो परगाना होता था, अब परगाना में जाके तो खुद जो राजा है वो हर एक परगाना में तो नहीं आ सकता है ना, उसके लिए ये चीज इतनी ईजी तो होगी नहीं। वो कहीं एक जगह बैठ के शासन कर रहा होगा ना, तो वो पूरे ही जगह तो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हर एक परगाना के लिए अपनी एक मिलिट्री कमांडर होगा, एक कमांडर जो उसको उस एरिया को देखेगा, उसको हम बोलते थे फौजदार। ठीक है, फौजदार बोलते थे। इसके अलावा
जो कि कैपिटल होती थी। जैसे हमने पहले देखा कि शुरुआत में जब साम्राज्य की शुरुआत हुई तो चंद्रपूरगढ़ कैपिटल थी, फिर उसके बाद कहाँ पे शिफ्ट करी गई, फिर अजयपाल ने कैपिटल को शिफ्ट जैसे देवलगढ़ करा। तो जहां से भी जो राजा होता है वो अपने साम्राज्य को रूल करता है, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो उस कैपिटल से कैपिटल को जो देखभाल करेगा उसकी, उसको हम गोलदार बोलते थे, ठीक है। यानी कि अगर अभी हम प्रेजेंट अपने इंडिया देखें तो हमें पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में। क्यों बैठते हैं दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली हमारे पूरे भारत की कैपिटल है, ठीक है। तो वहां पे आप समझ जाइए कि वहां पे जो देखभाल करेगा वो मिलिट्री कमांडर, उसको हम फौजदार बोलेंगे, फौजदार बोलेंगे। और बाकी के जो राज्य होंगे उनमें जो हमारा कमांडर होगा उसको हम, सॉरी, जो हमारे दिल्ली में बैठेगा, जैसे हमें पता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो दिल्ली में बैठते हैं, तो वहां पे जो उसका देखभाल करेगा उस कमांडर को हम गोलदार बोलेंगे, गोलदार, ठीक है। और बाकी के जो राज्य हैं उसको उसको देखने के लिए जो हमारे पास कमांडर होगा उसको हम फौजदार बोलेंगे। तो ये मैंने आज किससे आपको मॉडर्न टाइम से रिलेट करके बताया, लेकिन आप उस समय का सोच सकते हैं कि उस समय जो कैपिटल होती थी, जैसे एग्जाम्पल आप श्रीनगर ले लो, ठीक है। श्रीनगर से हमें पता है कि वहां से जो परमार के राजा है वो शासन कर रहे हैं ना, तो वहां पे जो मिलिट्री कमांडर रूल करेगा ना, कि उस एरिया की शांति के लिए, वहां की सिक्योरिटी के लिए जो मिलिट्री कमांडर होगा उसको गोलदार बोलेंगे। और जो बाकी परगाना में रह के बाकी परगाना में देखेगा कि कोई और अटैक तो नहीं कर रहा है, सब कुछ सही है ये वो, तो वहां पे जो मिलिट्री कमांडर है उसको हम फौजदार बोलेंगे। तो शायद आपको याद हो गया होगा। इसके अलावा देखिए, जब ये परमार के टाइम में हमने एक सिस्टम देखा, नेकीचारी। अब नेकीचारी सिस्टम क्या था? देखिए, ये नेकीचारी पहले तो हेरिडिटरी नहीं था। हेरिडिटरी का मतलब कि जैसे आपके पापा कुछ पोस्ट होल्ड करते हैं, फिर आगे उनके बेटे को पोस्ट मिल जाएगी, फिर उनके बेटे को, तो एक ही जो फैमिली है उसी को बार बार पोस्ट मिलती जाएगी, इसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पहले इनके टाइम में ये सिस्टम, जो नेकीचारी सिस्टम था, ये हेरिडिटरी नहीं था। यानी कि किसी को भी बेसिकली यहाँ पे एक पावर मिलती थी। अब पावर क्या है, देखिए नेकीचारी बेसिकली क्या था, जैसे आपको पता है कि जमींदारी सिस्टम होता था, ठीक है। जैसे अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम शुरू किया। देखो जमींदारी में क्या होता था कि एक हिस्से से हमें टैक्स लेना है, उस समय हम रेवेन्यू बोलते थे। जैसे ये एक गांव है, ये विलेज हम वन बोल देते हैं, ठीक है। अब इस विलेज से हमें हमारे राज्य को कुछ पैसा लेना है, लोगों से कुछ टैक्स लेना है इस विलेज वन से। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, यहाँ पे एक जमींदार को नियुक्त कर दिया। अभी जमींदार जो है ये सारा पैसा इन गांव वालों से लेगा और जाके कुछ कुछ हिस्सा अपने पास रख के, अपनी फीस, अपना कमीशन रख के, बाकी के जो पैसा है वो राज्य को दे देगा। ये इसको हम जमींदारी सिस्टम बोला। बिल्कुल ऐसा ही था नेकीचारी सिस्टम। नेकीचारी सिस्टम के अंदर क्या हुआ, जो नेगी कास्ट है उनके उनके लोगों को, उस नेगी कास्ट में भी जो लोग पावरफुल थे, जिनका अपना अच्छा सोसाइटी में नाम था, उन लोगों को, उन फैमिली को आगे ये पावर दी जाती थी कि तुम अपने गांव में लोगों से रेवेन्यू लो, पैसा लो, हमारे स्टेट के बिहाफ में, मतलब राजा बोलेगा मेरे बिहाफ में तुम लोगों से पैसा लो, अपना जो भी कमीशन है वो रखो और बाकी का जो पैसा होगा वो हमें दे दो। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान जिसके पास पैसा लोगों से या टैक्स कलेक्ट करने की पावर आ जाए, तो वो इंसान अपने भी कितना पावरफुल हो जाएगा। वो सिस्टम, जैसे हमने देखा अंग्रेजों के टाइम में जमींदार कितने पावरफुल हो गए थे। तो यही रीजन था कि जो नेगीचारी सिस्टम के अंदर जो भी लोगों को, जो भी फैमिली को, नेगी फैमिली को जो भी इसमें पावर मिल रही थी, ठीक है, पैसा कलेक्ट करने की, रेवेन्यू कलेक्ट करने की, हमने देखा कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। और धीरे धीरे इतना इस चीजों के लिए, यही पावर देने के आपस में लोगों की इतनी लड़ाई झगड़े भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा ऐसे ही कुछ मिला जोखा एक और सिस्टम था, ठोकदार या जागीरदार। इनका भी सेम ही था कि इनको भी क्या होता था कि राज्य के बिहाफ में लोगों से रेवेन्यू निकालना होता था, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि, और लेकिन ये लोग क्या करते थे, जो ठोकदार और जागीरदार होते थे, क्योंकि ये काफी अच्छी फैमिली के होते थे, खुद इनके पास इतना पैसा होता था, तो ये जाके खुद से ही लोगों से घर घर जाके पैसा नहीं लेते थे। ये क्या करते थे, जैसे ये एक जागीरदार है, ठीक है, एक जागीरदार है, और इसको एक गांव, ये गांव दे दिया कि तुम यहाँ से पैसा बनाओ और उसमें से कुछ अपना हिस्सा रख लेना, बाकी हमें दे देना। तो ये जागीरदार क्या करेगा, इस देखेगा कि इस गांव में सबसे पावरफुल या सबसे अच्छी फैमिली का कौन इंसान है, तो उसको बोलेगा कि तू प्रधान है इस गांव का, और ये तू, तेरी ड्यूटी है। अब इस गांव में एक प्रधान बना देगा, बोलेगा ये अब तेरी ड्यूटी है कि तू यहाँ से पैसा कलेक्ट कर, मेरे को लाके दे। और फिर ये इंसान अपना पैसा रखेगा, बाकी स्टेट को देगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टेट के बिहाफ में ना, राजा के बिहाफ में पैसा जागीर लेगा, और जागीर के बिहाफ में पैसा इस गांव से प्रधान लेगा, तो एक चेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रधान थे, इनको कौन अपने उसमें लाता था, ये जो जागीरदार या ठोकदार होते थे, ये पैसा कलेक्ट करने के लिए अपनी जगह
प्रधान को भेजते थे। और देखिए अब ये पूरा जो सिस्टम है पैसे कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जैसे हम आज भी देखते हैं टैक्स पे होती है, तो उसका पूरा देखिए कोई ना कोई तो होता है ना जो उसको पूरा चेक करता है कि क्या इस इंसान ने टैक्स भरा है नहीं भरा है, और अगर नहीं भरा है तो क्यों नहीं भरा है, फिर उस पर इंक्वायरी होती है। ये सब चीजें आज भी होती है ना, इस पे पूरा रेवेन्यू कलेक्शन में पूरे चेक रखा जाती है। उसी तरह से उस समय भी कहाँ से कितने गांव से कैसे पैसा आया, कैसा बन रहा है, कितना किसने दिया नहीं दिया, क्या कोई जागीरदार ने कुछ हेरा फेरी करी है नहीं करी है, तो ये पूरे जो पैसे कलेक्शन में जो पूरी जांच रखेगा उसको उस समय चौखर बोलते थे या चौकीदार। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे कि चोखर, चोखर ये देखता था कि क्या पैसा कलेक्ट करने में किसी ने चोरी तो नहीं करी, क्या चोरी चुपके से चोरी तो नहीं करी, तो चौकीदार या चोखर ऐसे आप याद कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा एक गांव से दूसरे गांव जैसे कोई संदेश भिजवाना है, या राजा ने किसी दूसरे जगह के लिए कोई संदेश दिया है, तो वो सारे संदेशों को कौन भेजेगा, चानू। ठीक है, तो चानू होगा जो एक दूसरे के इधर से उधर, एक परगाना से दूसरे परगाना में जो भी संदेश देना है वो कौन जाके देगा, वो जो भी देगा वो XYZ जो भी इंसान होगा उसको बोलते थे उस समय चानू। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो उस समय देखिए लैंड रेवेन्यू जो थी, यानी कि जमीनों से जो पैसा होता था वो सबसे ज्यादा होता था। अगर उस समय सोर्स देखे पैसा जो राज्य के पास आता था वो सबसे ज्यादा जो आता था वो जमीन से आता था। इसके अलावा देखिए जो समय उस समय जो राजा होते थे उसको फॉरेस्ट यानी जंगलों से, आप सबको पता है उत्तराखंड में बहुत सारे जंगल है, उससे पैसा बनता था। फिर हमारा खानिज है, खानिजों से बनता था। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमें मैंने आपको बताया था तिब्बत से हमारा हमेशा ट्रेड चलता ही था, तो उससे पैसा बन जाता था। और ताली क्या होता है कि ऐसे लोग जो पट्टी में रहते थे, मैंने आपको बताया था ना कि अजय पाल ने अपने पूरे राज्य को, अपने साम्राज्य को पट्टी और परगाना में डिवाइड करा था, तो जो पट्टी में लोग रहते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, फिर वो भी एक तरह का रेवेन्यू बनता था। इसके अलावा लोग गिफ्ट्स खुद से जो देते थे राजा को, ठीक है, उसको नजराना बोलते थे। तो ये सब चीजें सोर्स रेवेन्यू यही सब थे। इसके अलावा जो मेन टैक्स था, मेन टैक्स जो होता था वो ये था, देखिए आजकल के टाइम में हमें पता है कि हमारी जो एक इनकम होती है, और पर्टिकुलर इनकम के बाद हमारे इनकम पे जो भी इनकम है उस पर हमारे पास टैक्स लगता है। हमें पता है कि उसके अपने अपने स्लैब्स है और उसके हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। उसी तरह से उस समय भी किसने कितना खेती करी है, मतलब क्योंकि उस समय हमारा जो मेन रेवेन्यू जनरेट होती थी, मैंने आपको बताया लैंड से होती थी, और लैंड का मतलब एग्रीकल्चर से होती थी। तो एग्रीकल्चर में भी यानी कि किसी का ये खेत है और इससे जितना भी उसने प्रोड्यूस किया है, जितना भी उसका यहाँ से उसका अनाज बना है, उसका जो 1/3 है, ठीक है, एक तिहाई जो हिस्सा है वो राज्य को देना पड़ेगा, वो राज्य को देना पड़ेगा। ये उस समय का टैक्स होता था। यानी कि आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना है, आपने एग्रीकल्चर से जो भी प्रोडक्शन किया, जैसे सपोज हम बोले कि किसी ने 1 क्विंटल गेहूं उगाया, ठीक है, तो उसका 1/3 हिस्सा जो होगा वो राज्य को देना पड़ेगा। ये उस समय का टैक्स फिक्स्ड होता था। ठीक है, फिर इसके अलावा तो सब मैंने आपको बताया कि किसी ने नजराना दे दिया, और जो पट्टी में रह रहे हैं उन पर अलग टैक्स, ये तो अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। जैसे आज देखिए हम हाईवे पे जाते हैं तो हमें हाईवे टैक्स देना होता है, या हम कोई सर्विस टैक्स भी देते हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा टैक्स होता है ना। हम इनकम पे जो जनरेट कर रहे हैं, हमारी जो इनकम है वो तो हम टैक्स देते हैं, उसके अलावा भी तो हमें टैक्स देना पड़ता है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो टैक्स एग्रीकल्चर तो फिक्स था, इसके अलावा वो सब एक्स्ट्रा होते थे कि सपोज आप कहीं पे ट्रेड करने जा रहे हो तो आप वो एक्स वाला तो ट्रेडिंग वाला टैक्स भी दोगे। फिर अगर आप पट्टी में रह रहे हो तो आप पट्टी वाला टैक्स दोगे। तो ये सब चीजें थी। इसके अलावा देखिए परमार्स के टाइम में हमने एक और चीज देखी, जो लैंड थी, जमीन थी, उसको उन्होंने डिवाइड किया था अलग अलग। उसको किस काम के लिए यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से उसको बोला जाता था। जैसे संकल्प और विषु प्रीति, अगर कोई बहुत शिक्षित ब्राह्मण है, उसको जब राज्य उसको कोई जमीन देता है, उस जमीन को संकल्प बोला जाता था। ठीक है, आप कैसे बोल सकते हो, देखिए जब हम कोई पूजा पाठ कराते हैं तो जो पंडित होता है वो हमसे संकल्प करवाता है ना, तो ये ऐसे, और ऐसा कर सकते हो कि जब पंडित जी ने मुझसे संकल्प कराया तो हमने उनको गिफ्ट में जमीन दी, ऐसा बना लो। ठीक है, तो जो भी जमीन जिसको संकल्प बोलते थे उसका मतलब ये होता था कि ये जमीन किसी शिक्षित ब्राह्मण को दान दे दी गई है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके अलावा अगर हम देखिए कि ऐसे कोई भी आर्मी के जवान सोल्जर जिन्होंने
किसी युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, किसी युद्ध में जीत दिलाई हो, ऐसे कोई अच्छे जो योद्धा होते थे उनको जो जमीन मिलती थी उस जमीन को रौत बोलते थे। और इसके लिए बहुत कंपटीशन रहता था, सब चाहते थे कि उनको कहीं ना कहीं जागीर या कोई रौत मिल जाए। उसके बाद देखिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मतलब जो भी उस समय सरकारी कर्मचारी हैं, उनको खुश होकर अगर राजा कोई जमीन दे देता था तो उसको जागीर बोलते थे कि हाँ वो उसकी जागीर हो गई, यानी कि वो उसी की जमीन है, उससे जो भी पैसा बनेगा वो सारा वो रखेगा। तो इसलिए जागीरदारी यानी कि यहाँ से ये जो सिस्टम है ये लैंड देने का उसको जागीरदारी बोलेंगे। और उसका जो भी ओनर होगा यानी कि जिसको वो जागीरदारी मिली होगी उस जमीन की उसको हम जागीर बोलेंगे। तो यहाँ से सिस्टम आया जागीरदारी का, जो जैसे हमने अभी देखा। और ऐसा ही कुछ था नेगीचारी सिस्टम भी। इसके अलावा देखिए जो लैंड के ओनर्स होते थे यानी कि जिनकी खुद की जमीन होती थी उनको थाटवान बोलते थे। अब देखिए थाटवान कैसे याद करेंगे कि उनकी जमीन जिनकी जमीन थी उनके बहुत थाट बाट होते थे। ठीक है, तो थाटवान हो गए जो लैंड के ओनर्स होते थे। इसके अलावा जो फार्मर्स यानी कि जो थाटवान होते थे ये खुद से तो काम नहीं करते थे, ये खुद के जमीन में खुद से उगाए कुछ भी उगाते नहीं थे इनके। ये अपने जगह कुछ और फार्मर्स को, कुछ टेनेंट्स को रखते थे। टेनेंट्स मतलब किसी किराए के किसी फार्मर को रख लिया। तो जो किराए वाले जो किसान होते थे, किराए वाले किसान, उनको खैकर बोलते थे, खैकर। ठीक है, तो इनको खैकर बोलते थे। और दूसरे जो टेम्पररी टेनेंट्स होते थे, टेम्पररी मतलब देखिए जो खैकर है ये परमानेंट है। ठीक है, जैसे एक ताटवान, जैसे ये थाटवान ये एक्स है, इसकी यहाँ पे एक ये जमीन है, तो ये जमीन में खुद से खेती नहीं करेगा, अपनी बजाय एक हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट यानी जब तक वो है एक कुछ यहाँ पे फैमिली को ये दे देगा रहने के लिए, बोलेगा कि इस खेती में तुम इस जमीन में खेती करो और कुछ हिस्सा अपना खाने पीने के रख लो, बाकी हमें लाके दे दो। तो ये वाले जो इसने जो टेनेंट्स को रखा, क्योंकि ये जमीन असलियत में तो इसकी है ना, एक्स की थाटपान की है, तो इसने इसको इनको इस फार्मर को किराए में दी है। तो ये परमानेंट है लेकिन ये हमेशा यहाँ पे रहने वाले हैं, इसलिए ये खैकड़ हो गए। लेकिन यहीं पे अगर हम बोले कि जैसे एक्स, ये जो एक्स है, एक सेकेंड, अगर ये एक्स ने अपनी एक और जमीन है यहाँ पे एक फैमिली को रखा, लेकिन बोला कि तुम यहाँ पे खेती करो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुमको अभी धान उगाने हैं, जब तक धान की खेती होगी तब तक ही तुम यहाँ पे रहोगे, उसके बाद से चले जाना। तो ये टेम्पररी बेस में हो गया। तो इनको इन वाले किराए वाले फार्मर्स को, किसानों को हम सर तन बोलेंगे। अब सर तन कैसे याद करेंगे, तो अब वो होता कि उन्होंने बहुत सर दर्द कर दिया था इसीलिए उनको जल्द से निकाल दिया। ठीक है, तो सर तन वाले जो खेती वाले जो किसान होंगे उनको हम टेम्पररी बोलेंगे। और जो परमानेंट बेसिस में जो किसान होंगे उनको हम खैकड़ बोलेंगे। ठीक है, कि तुम हमेशा पे खाना ऐसे करके कर लेना। खाना कहाँ से आता है, हमें पता है कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो कहीं ना कि किसी ने उसकी खेती तो करी होती है ना, वहीं से तो वो सब अनाज आता है। तो खैकड़ से आप किसान बना लेना, और खैकड़ है तो आप हमेशा यहीं पे रहना, यहीं पे खाना, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये होगा आपको ये। उसके बाद अगर जस्टिस सिस्टम की बात करें उस समय, यानी कि कोई कुछ अगर गलत करता था तो उसको कैसे दंड दिया जाता था, कौन दंड देता था, ये सब कैसे होता था। तो देखिए उस समय ये सब चीजों को जो सुलह कराने वाली जो उस समय हमारे पास अथॉरिटी थी वो पंचायत थी। पंचायत जो होती थी वो दंड देती थी। और बहुत ही हमने कभी बहुत ही कुछ कुछ ही केसेस में से देखने को मिलता है कि कोई भी जो पनिशमेंट है या कोई दंड है वो कोई ठोकदार या फौजदार दे रहा है, यानी कि राज दरबार तक कोई केस नहीं जाता था, उससे पहले ही पंचायत में सारा केस सॉल्व हो जाता था। और बहुत कम हमें केस देखने को मिला है जहाँ पे मृत्यु दंड देखने को मिला है। मृत्यु दंड दी गई लेकिन बहुत ही कम केसेस में दी गई। और ज्यादा जो पनिशमेंट या दंड दिया जाता था उस समय वो होता था फाइनेंशियल पेनल्टी। फाइनेंशियल पेनल्टी का मतलब क्या हुआ कि किसी तरीका का आप पे जैसे फीस लगा दी, ठीक है, कि आपने अच्छा ये काम किया था तो आप चलो इतना दंड दो, आपने इसको मार दिया था, आपने यहाँ पे चोरी करी थी तो आपको 20 रुपए देने हैं। ठीक है, अब उस समय जो भी दर होता था उसके हिसाब से उनको देना है। जैसे उस समय अगर सोना चल रहा है तो बोल देंगे इतना सोना तुम दो, या ये तुम काम कर दो। ठीक है, राजा का ये काम यहाँ पे कर दो, ऐसा कुछ भी फाइनेंशियल पेनल्टी दी जाती थी। अगर आर्मी की बात करें, राजा की जो आर्मी होती थी दो टाइप की होती थी। एक होती थी परमानेंट जो हमेशा ही रहेगी। ठीक है, वो जो होगी ये सिर्फ आर्मी होगी, उसकी हमेशा रहेगी। और इसका काम होगा कि जो राज दरबार है उस पे देखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पीस प्रोटेक्ट उसका उसकी सिक्योरिटी का जो काम होगा वो परमानेंट आर्मी का होगा। उसके बाद कुछ टेम्पररी आर्मी होगी जिसको
कभी कभी कुछ जरूरतों पे बनाया जाएगा, और इसको जो मेंटेन करेगा, इस आर्मी को जो मेंटेन करने का जिम्मा होगा वो जागीरदार या ठोकदार का होगा, यानी कि ठोकदार भी अपनी आर्मी रखेंगे, और लेकिन वो जो आर्मी होगी वो टेम्पररी होगी, ठीक है, वो परमानेंट नहीं होगी। इसके बाद जैसे आज देखिए हम आर्मी के रेजिमेंट देखते हैं, हमारे आर्मी में भी अलग अलग रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है ना, असम राइफल है, ऐसे ही अलग अलग रेजिमेंट है। उस समय भी परमार्स के अंदर भी जो इनकी आर्मी थी उसकी भी अलग अलग रेजिमेंट थी, उसको बोलते थे लाभ, बाधन और सालन, ठीक है। तो ये अगर ऐसे शब्द आते हैं कि ये जो हमने देखा प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में, ये शब्द का मतलब क्या है या किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं कि आर्मी ने, क्योंकि देखो उस जमाने में आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि युद्ध युद्ध से ही तो राजा किसी पे अपना हक जमाता था ना। तो युद्ध करने के लिए आपके पास अच्छी आर्मी होनी चाहिए, तभी आप अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हो या उसको बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए कोई भी लाभ उस समय दिलाता था तो हम बोल सकते हैं कि लाभ कौन करता था, आर्मी। या बाधन, यानी कि आर्मी जब जीतती थी तो वो सामने वाले को, सामने जिसको हराया है उसको अपना बंधक बना लेती थी, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकी जो आर्मरी थी उसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोगों को रखा गया, अपॉइंट किया गया। फिर हमने फौजदार और गोलदार के बारे में तो देख ही लिया है। जो फौजदार होता था वो परगाना की सिक्योरिटी देखता था, और कोर्ट की सिक्योरिटी यानी कि जो कैपिटल होती थी उसकी सिक्योरिटी गोलदार देखता था। और फिर जैसे मुगलों के टाइम में हमने देखा कि फ्री में एक जमीन दे दी खुशी के मारे, और बोला कि यहाँ से जो भी पैसा बनेगा तुम रखो, रॉय सिस्टम या जागीर सिस्टम बोलते हैं, जागीरदारी। और ये सिस्टम जो मुगलों के टाइम पे था वो भी हमने परमार्स के अंदर देखा। इसके अलावा सोसाइटी का सेटअप देखे तो देखिए उस समय जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। क्या थी? पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम अपने पूर्वजों के बारे में बात करते हैं तो हम अपने पूर्वज अपने पिता की तरफ से देखते हैं, ना कि माता की तरफ से, ठीक है। अगर हम माता की तरफ से जब अपने पूर्वजों को देखते हैं तो हम मेट्रीलिनियर बोलते हैं। जब हम अपने फादर की तरफ से देखते हैं, पिता की तरफ से देखते हैं, तो पेट्रियार्कल बोलते हैं। और पेट्रियार्कल सेटअप में क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो अपने पापा के बाद रूल करेगा, यानी कि जब किसी एक फैमिली है, क्योंकि देखिए पहले तो लोगों की जॉइंट फैमिली होती थी ना, तो जॉइंट फैमिली में जैसे जो फादर है, जो पिता है, वो हेड होगा अपने कुल का, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु होगी तो जो भी बड़ा बेटा उस फैमिली का होगा फिर वो हेड होगा, तो ऐसी चीजें चलती जाएगी। तो इसको पेट्रियार्कल सेटअप बोलते हैं। एक चीज हमें देखने को मिलती है इस समय, जेठूली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जेठ कौन होता है, बड़ा जो भाई होता होता है उसी को ही तो जो उनकी छोटे भाई की वाइफ होती है वो उसको जेठ बोलती है। तो इस तरह से आप जेठूली ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जो जेठूली शब्द है ये बड़े भाई से जुड़ के है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए उस समय क्या होता था, गढ़वाल जब साम्राज्य था तो हमने देखा उस समय जो भी जब प्रॉपर्टी का, जो घर की जमीन थी उसका जब बंटवारा होता था तो उसमें जो बड़ा बेटा होता था, ठीक है, उसको थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा मिलता था जमीन में, ठीक है। जिसको जैसे किसी को एक प्लॉट मिला, किसी को एक एक, सबको मिला भाई को, लेकिन जो बड़ा भाई होगा उसको दो प्लॉट मिल गया। तो इस तरह से होता है कि जमीन के जब डिवीजन होता है, बंटवारा होगा, तो उसमें जो बड़ा भाई होगा उसको जब ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो उसी सिस्टम को बोलते थे जेठूली। इसके अलावा देखिए हाट बाजार जो थे, मतलब यहाँ पे लोग आते थे, चीजें खरीदते थे। अभी भी देखिए जैसे जैसे शनि बाजार लगता है या कभी कहीं पे मंडे बाजार लगता है ना, तो उस तरह से यहाँ पे हाट बाजार लगता था। और जहाँ से पूरे है ना अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से लोग आते थे और अपने अपने जगह के कुछ सामान को बेचते थे। तो ये कुछ हाट बाजार जो बहुत फेमस थे, वो कहाँ कहाँ पे थे, एक तो लाल धाम था, बड़ा बड़ा हाट, कोटद्वार, जोशीमठ, माना, नीति, देव प्रयाग, ये सारे ही जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये हाट बाजार से, यानी कि उस समय सबसे अच्छे जो हाट बाजार लगते थे वो इन एरिया में लगते थे। इसके अलावा कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा था इस समय, जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे अगर देखें तो लोग जाति प्रथा को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली को फॉलो करते थे। सबसे बड़ी ब्राह्मण में सबसे बड़ी जो कास्ट मानी जाती थी वो सरोला होते थे। सरोला कास्ट जो है वो अपने आप को बोलते थे कि सबसे बड़े ब्राह्मण है। इसके बाद खसिया होते थे, खसिया जो होते थे गंगाड़ी होते थे। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सरोला जो होते थे वो बहुत बड़े ब्राह्मण होते थे, वैसे ही आउटसाइडर ब्राह्मण होते थे। आउटसाइडर ब्राह्मण मतलब ऐसे ब्राह्मण जो कि प्लेन्स, तराई भाबर से आए हुए, पहाड़ों में बसे, उनको लोग बोलते थे तुम बाहर के ब्राह्मण हो। फिर ऐसे ही राजपूत होते थे, खसिया राजपूत होते थे, आउटसाइडर राजपूत, आउटसाइडर राजपूत वही जैसे जो बाहर प्लेन से आए हुए लोग हैं।
भोटिया, शूद्रास ये सारे लोग होते थे, ठीक है? उस समय कास्ट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा शूद्रा की बात करें, देखिए शूद्रा में भी 2 टाइप की डिवीज़न हमें देखने को मिलती है, ठीक है? 2 टाइप की कास्ट जो शूद्रा में भी थी। 2 टाइप की कास्ट थी, एक थी इनमें अपर कास्ट और थोड़ी लोअर कास्ट। अपर कास्ट जैसे जो थी, देखिए 2 टाइप हो गई शूद्रा में, पहली और दूसरी। पहली जो होती थी, वो थी जैसे नर्तक, हुड़का, औज औज औजी, भट्ट, भंड, बेड़ी, बाड़ी, ये सारी जो थी ये अपर कास्ट थी। और ये शूद्रा की जो लोअर कास्ट होती थी उससे शादी नहीं करती थी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता था, ठीक है? ये अपने आप को शूद्रा में थोड़ा ऊपर का समझते थे। और दूसरी टाइप की जो शूद्रा में ही हमें दूसरी सब कास्ट देखने को मिलती है वो है मिस्त्री, बधाई, लोहर, टमटा, मोची, ये सब थोड़ी नीची जात मानी जाती थी शूद्रा में। और ये दोनों शूद्र ही है, लेकिन इनके आपस में कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं बनता था। और एक और टाइप की हमने यहाँ पे कास्ट देखी है, कोलिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन होती थी, यानी कि ऐसी माँ जिस जो कोली जात की है और उनसे उससे और एक राजपूत पिता, ठीक है? तो जो एक जैसे ये एक्स है, इसका जो फादर है, इसका जो पिता है वो राजपूत है, लेकिन उसकी जो माँ है वो कोली जात की है। तो ऐसे 2 अलग-अलग जात के, एक राजपूत और कोली से जो जन्म होता था, वो जो उसका उनका जो भी आगे बच्चा होगा वो उसकी जात जो बन जाएगी वो कोली बोली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे इसीलिए देखिए इनको थोड़ा सा बेटर माना जाता था, इस कास्ट को उस समय थोड़ा सा बेटर इसलिए बोला जाता था क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया पैट्रियार्कल सेटअप है, हम अपना जब वंश देखेंगे, अपने पूर्वज देखेंगे तो वो फादर की तरफ से देखेंगे। तो अगर इसका जो फादर है वो राजपूत है, इस वजह से ये लोग जो कोली कास्ट होती थी और दो नीची जात होती थी, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा बेटर समझते थे। अब देखिए ये जो सारा कास्ट सिस्टम है, ये सब चीज़ उस समय ऐसी थी, ऐसी प्रथा थी, आज भी बहुत सारी जगह प्रचलित है। तो मैं सबसे ये उम्मीद करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और शायद आप ये सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते होंगे, और अगर कोई मानता भी है तो मेरे को लगता है कि नहीं मानना चाहिए, ठीक है? कभी हम कास्ट सिस्टम पे भी डिस्कस करेंगे टॉपिक, और जिसमें हम बी आर अम्बेडकर की जो फिलोसफी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए उस समय अगर हम देखें तो लोगों के जो घर होते थे पहाड़ों में वो पत्थरों के बने होते थे, आज भी हमें देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उससे लोगों के घर बने होते हैं। ऑल्दो ये है कि आजकल थोड़ा सा मॉडर्न सिस्टम हो गया है तो लोग लकड़ियों का और थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने जमाने के घर बने हुए पहाड़ों में अब देखेंगे उसका पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोग क्या पहनते थे, अब पहाड़ों में रह रहे हैं तो गर्म कपड़े ही तो पहनेंगे, ठीक है? कॉटन के सूती कपड़े तो नहीं पहनेंगे। तो ये सारी है कि लंगोट पहनते थे, गाटी पहनते थे, गाटी मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है, टी शर्ट वी शर्ट, ठीक है? नीचे पैजामा, चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। तो ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइल्ड मैरिज उस समय भी होती थी, यानी कि बाल विवाह तभी प्रसिद्ध प्रचलित था। और उस समय विडो मैरिज, रीमैरिज होती थी, ये लेकिन शूद्रा में होती थी, ठीक है? जो जो नीची जात होती थी उन्हीं में ही एक विडो को शादी दोबारा करना अलाउड था, वरना जो थोड़े ऊपर अपर कास्ट होते थे वो लोग में ये चीजें देखने को हमें नहीं। इसके अलावा देखिए हमें गढ़वाल के साम्राज्य में हिंदू मुसलमान दोनों ही देखने को मिले, और दोनों ने ही इनकी आर्मी में भी पार्टिसिपेट किया था, हमने देखा। फिर हमने देखा था गुरु राम राय आए थे और उन्होंने फिर गुरु मंदिर की शुरुआत करी थी, वहां से देहरादून की स्थापना हुई। तो इस तरह से सिख भी यहाँ पे आए, फिर क्रिश्चियंस भी आए। ऐसे करते करते यहाँ पे हमने देखा ऑलमोस्ट सारे ही जो मेजर हमारे यहाँ पे धर्म है, उन सबके धर्म के लोग यहाँ पे आके बस गए, ठीक है? और सब लोग एक दूसरे के साथ खुशी अच्छे से पीसफुली रहते थे। और पवार किंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो गढ़वाली कल्चर में है। अभी जो हमें गढ़वाल का जो कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है, या गढ़वाली पेंटिंग भी जो है उसका जो पूरे जो श्रेय है वो दिया जाता है परमार किंग को। उन्होंने ये सब चीजों में बहुत ज्यादा अपना अपना योगदान दिया है, ठीक है? फिर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, उस समय हमारे पास इतने जंगल थे ही और खनिज भी थे, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो भी जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सब मिल ही जाता था। और इससे भी बहुत सारी रेवेन्यू जो थी वो राज्य की बनती थी। फॉरेस्ट को अगर देखें तो परमार्स के अंदर हमने देखा कि इन लोगों ने अपने जो जंगल हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए जाते थे, और उसमें जो फिक्स्ड इनकम है वो राज्य को मिलती थी, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पे क्या था, उस समय जो जंगल थे बहुत घने होते थे और नदियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी। तो उन जंगलों में जाना और वहां से कुछ भी लेके आना इतना आसान नहीं होता था, लकड़ियां काटना इतना आसान नहीं होता था। तो इस वजह से जंगलों से कमाई तो होती थी राज्य की, बट ज्यादा नहीं होती थी, ज्यादा एग्रीकल्चर
कल्चर से होती थी। और उस समय देखिए सबसे यहाँ पे अजीब सी बात ये है कि जो गढ़वाल साम्राज्य है उसने ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जानबूझ के रोड नहीं बनवाई, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो ट्रांसपोर्ट बेहतर कर देंगे तो जो दूसरे बाहर के राज्य हैं उनको यहाँ पे आना ईजी हो जाएगा और वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने ट्रांसपोर्ट को इग्नोर किया। वो नहीं चाहते थे कि वो रोड्स वोड्स कुछ भी बनाए। तो इस वजह से उस समय जो भी लोग होते थे वो पैदल ही चलते थे, और जो थोड़े अच्छी फैमिली के लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, उनके पास खुद के घोड़े होते थे, वो लोग घोड़े से चलते थे। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करें, मेन सोर्स उनका जो पैसा कमाने का समय जो होता था वो मैंने आपको बताया राज्य का, वो लैंड से होता था, जमीन से पैसा होता था। फिर मैंने आपको बाकी बताया ही कि ट्रेडिंग होती थी, जंगलों से होता था, खानिज होता था, लोगों को पनिशमेंट दंड दिया जाता था और दंड के रूप में उनसे कुछ पैसा मांगा जाता था, है ना। वो सब चीजों से कमाई होती थी राज्य की। और लोग देखिए उस समय फार्मिंग के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा एनिमल हस्बेंड्री, जैसे गाय भैंस पालना, उनका दूध घी ये सब बेचना, ये सब से भी लोग पैसा कमाते थे। और देखिए कुछ हमें पता है कि हमने जैसे फतेह सिंह के बारे में पढ़ा था, फतेह शाह के बारे में, उनके अपने 9 रत्न थे। और उसमें हमने देखा एक लेखक थे और एक कवि थे, है ना, फिर एक पेंटर थे। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप का लोगों का उस समय जो क्रिएटिविटी होती थी, लोग इससे पैसा कमाते थे। कोई लोग डांस करके पैसा कमाते थे, कोई कोई पेंटिंग चित्रकारी करके करते थे, कुछ लोग लिख लिख के, कोई लेखक थे उससे पैसा कमाते थे। तो ये भी अलग हमारे पास सोर्स मिलते हैं लोगों के पैसा कमाने के। हमें पता है कि श्यामदास मोलाराम, मोलाराम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बेटे मंगट राम और इनके जो ग्रैंडसन थे, ठीक है, वो खेहरदास, ये सारे इंपॉर्टेंट है। खेहरदास और श्यामदास को हमने पढ़ा था। ये दोनों बहुत फेमस पेंटर्स थे इनके टाइम में, फतेह शाह के टाइम में। तो ये सभी का ही बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है गढ़वाली कलम में, ठीक है। और टाका या टिमसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाका और टिमसी जो है ये इस समय की मुद्रा थी, करेंसी थी। तो गढ़वाल साम्राज्य की खुद की अपनी अपनी मुद्रा थी, अपनी करेंसी थी, जिसको उस समय टाका या टिमसी भी बोलते थे। देखिए टाका तो हम लोग मुद्रा को बोलते ही हैं, टिमसी आप याद कर सकते हैं, टिमसी का कुछ कनेक्शन बना लीजिए तो हो सकता है इजी हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो मुद्रा थी उसको क्या बोलते थे, या टिमसी क्या है, ये शब्द का मतलब क्या है, या ये समय की किस चीज के लिए थी, है ना। तो कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये इनके साम्राज्य की करेंसी थी, खुद की इनकी अपनी वो थी, मुद्रा थी। इसके अलावा तुला और तोल, देखिए कैसे उस समय तोलते रहे। उस समय जो मेजर या वेट मेजर का सिस्टम था वो ये था कि एक पल का 5 तोला होगा, और 5 तोला मतलब इक्वल्स टू 11 ग्राम। तो मेजरमेंट यूनिट भी थी उस समय। अगर देखिए हम चंद के बारे में पढ़ते हैं या कार्तिकेय के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों से जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो गढ़वाल साम्राज्य में थोड़ी सी हमें बेहतर चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे इनमें हमने यूनिट्स के बारे में, मेजर यूनिट्स देखा, और इनके उसमें जैसे हमने देखा कि गढ़वाली कल्चर ज्यादा ज्यादा उभरा एज कम्पेयर टू कुमाऊनी कल्चर। यहाँ पे हमने देखा कि फतेह शाह ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को चांस दिए, जैसे लेखक उनके टाइम में हम देखते हैं, हम उनके टाइम में पेंटर देखते हैं। तो ये सब चीजों की कमी हमें दूसरे राज्यों में देखने को मिली, जैसे दूसरे साम्राज्य, जैसे एग्जाम्पल चंद डायनेस्टी, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो देखिए शुरुआत में जो परमार के राजा थे, उनको ऐसा लगता था कि ये राज्य का अधिकार नहीं है, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी नहीं है लोगों को, पब्लिक को शिक्षा देना। और उस समय जो ब्राह्मण होते थे, जो शिक्षित ब्राह्मण होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ जो कुमार होते थे, यानी कि राजा का जो बेटा है, सिर्फ उनके जो बच्चे होंगे, राजा के जो बच्चे होंगे, सिर्फ उनको शिक्षा देते थे। इसके अलावा बाद में लेकिन कीर्ति शाह जो थे, इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीर्ति शाह फिर ऐसे परमार राजा थे जिन्होंने प्रताप पाठशाला की शुरुआत करी, ठीक है। और ये प्रताप पाठशाला पहले ऐसे पाठशाला थे या पहले ऐसे स्कूल थे जो कि एक राजा ने शुरू किए। इससे पहले राजा ने अपनी जिम्मेदारी इसको नहीं माना। इसके अलावा इन्होंने, कीर्ति शाह ने कैम्पबेल बोर्डिंग स्कूल की भी शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कैम्पबेल बोर्डिंग स्कूल, इसकी शुरुआत किसने करी थी, ठीक है। तो कीर्ति शाह ने करी थी। फिर हिबत संस्कृत पाठशाला, मोहम्मद मदरसा और गर्ल्स स्कूल टहरी, ये सारे ही स्कूल्स की जो स्थापना करी थी वो कीर्ति शाह ने ही करवाई थी। इसके बाद नरेंद्र शाह के टाइम में भी हमने देखा, जो नरेंद्र शाह थे इन्होंने भी तो बहुत सारे स्कूल शुरू करवाए। देखिए क्या होता है कि जब एक राजा कोई ऐसा काम करता है तो उसके बाद तो दूसरे राजाओं को भी थोड़ा सा उससे इंस्पिरेशन मिलता है काम करने का। तो कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह को आपको याद रखना है किन चीज से रिलेटेड, कि इनका किस चीज में योगदान था, एजुकेशन, शिक्षा,
में इनका काफी ज्यादा योगदान था। किनका? नरेंद्र शाह और कीर्ति शाह। इसके अलावा जब हम हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो हेल्थ में भी सेम चीज हमें देखने को मिलती है कि जो शुरुआत में जो परमार के राजा थे, इनको वही लगता था कि ये राज्य का जिम्मा नहीं है लोगों को हेल्थ के बारे में सोचना, है ना, हॉस्पिटल बनाना, ये सब अस्पताल देना, ये सब। तो जो खुद के फैमिली के लिए, राजा की फैमिली के लिए जो होता था वो वैद्य होता था। और लेकिन फिर हमने देखा 1876 में प्रताप शाह जो थे, प्रताप शाह ने पहला ऐसा अस्पताल खुलवाया जिसको बोला खैरती सफा खाना। खैरती सफा खाना जो था ये मुफ्त में होता था, ये फ्री में दिया जाता था लोगों को। यहाँ पे जो भी अगर हेल्थ की कोई भी दिक्कत है, कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, तो वो यहाँ पे आके फ्री में ले सकते थे। इसके अलावा कीर्ति शाह, देखिए कीर्ति शाह ने शिक्षा में भी और हेल्थ में दोनों में अपना योगदान दिया, ठीक है। कीर्ति शाह ने पूरे यात्रा में, जो लोग जहाँ से यात्रा करते थे, पूरे रास्ते में बहुत छोटे छोटे डिस्पेंसरी बनाई थी। इन डिस्पेंसरी में जैसे किसी को चोट लग गई है, किसी को बुखार हो गया है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे उनको चीजें, दवाइयाँ और क्या उनका ट्रीटमेंट होना है, वो सब मिलता था। इसके अलावा कीर्ति शाह इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने चेचक के लिए लोगों को वैक्सीन भी दिलाई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा गढ़वाल का कौन से राजा थे जिन्होंने चेचक की वैक्सीनेशन अपने अपने राज्य के लोगों को दिलवाई थी। तो किसने वैक्सीनेशन शुरू किया था, वैक्सीनेशन प्रोग्राम? चेचक के लिए, ठीक है, कीर्ति शाह। ये इसका उल्टी तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कीर्ति शाह ने जिन्होंने एक बीमारी के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, तो कौन सी बीमारी थी? तो कुछ भी आ सकता है ना, पोलियो, चेचक, कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है चेचक, ठीक है। और इसके अलावा फिर 1925 में 1925 में नरेंद्र शाह ने भी नरेंद्र नगर में अस्पताल बनवाए, फिर उसके बाद देवप्रयाग में बनाए, फिर उत्तरकाशी में बनाए। फिर इस तरह से हमें पूरे उत्तरकाशी, पूरे गढ़वाल में देखने को मिले। तो अगर हम देखें शिक्षा में और हेल्थ में, दोनों में देखें, तो कीर्ति शाह और प्रताप शाह और नरेंद्र शाह, ये तीन इंसान है जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब आप ये दो फील्ड पढ़ रहे हो तो उसमें ये तीन नाम मत रखो, ठीक है, कि कीर्ति शाह, ठीक है, कीर्ति, प्रताप, और आपको याद रखना है नरेंद्र, बस ये तीन याद रखो। आप अपने ये एक नाम से बना लो, नरेंद्र, कीर्ति, प्रताप, ऐसे कर लो, ठीक है। एनपीके कुछ भी ऐसे ट्रिक बनाओ और याद रखो कि ये शिक्षा और फिर हेल्थ से रिलेटेड है। किसी ने स्कूल की शुरुआत करी, किसी ने अस्पताल बनवाया, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये जो परमार्स के बारे में था, ये हमारा जो लेक्चर है आज का लास्ट था, हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको क्वेरीज है, तो आपको कुछ भी हमने टॉपिक डिस्कस किया उससे कुछ पूछना है, तो आप मेरे को मेरे फेसबुक पेज में आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आप फेसबुक में सर्च करिए दीक्षा नेगी IAS एजुकेटर, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पर्सनल मैसेज करने का, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिए। और 24 आवर्स में, मतलब एक दिन के अंदर मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके जो भी देख, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि तैयारी के लिए कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड आपकी क्वेरी हो सकती है। और इसके अलावा देखिए इससे रिलेटेड हम जो भी यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं वो सारी डिटेल्स, उसके जो PDF फाइल्स है, अगर आपको रिविजन करने के लिए चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाइए। टेलीग्राम चैनल आप नॉलेज हब शेयर करेंगे, सॉरी सर्च करेंगे नॉलेज हब, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। और हम यहाँ पे जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं उसकी डेली जो PDF फाइल्स है वहीं पे अपलोड होती है, वहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।